हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी? तो आज हम अपने DSSB का जो पेपर हमने प्रीवियस ईयर डिस्कस किया था 23 सितंबर 2018 का, उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। और हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं देखा है किसी ने तो गो चेक आउट द वीडियो। हमने काफ़ी अच्छे से फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और एक अनाउंसमेंट, इस वीक के अंदर हम हमारी शायद टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर देंगे। तो अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो टेलीग्राम पर कनेक्टेड हो सकते हैं। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स बाय मयंक। वहाँ पर हमारी सारी अपडेट्स रहेंगी। और हम अगर चाहें तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब्ड रह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर पेपर की ये सीरीज़ है। इसके अंदर हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर DSSB के डिस्कस कर रहे होंगे। तो 40 तक क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं। और मेरी तरफ से मैं जितना भी शॉर्ट टेस्ट तरीका जैसा एग्ज़ाम के अंदर हमें करना है वैसा ही मैं करा रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है कि वैसा ही तुम्हें हेल्प भी करेगा वो उसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 41 क्वेश्चन लिमिट्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब हमने ये लिमिट कैलकुलेट करी तो ये इन्फिनिटी आई। तो कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। देखो, जब भी इनफाइनाइट लिमिट्स आती हैं तो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एक्स ओवर क्यू एक्स। अगर ऊपर और नीचे दो पॉलिनोमियल है पी एक्स और क्यू एक्स, अगर पी एक्स की डिग्री ज़्यादा होती है तो ये इन्फिनिटी आती है लिमिट। अगर दोनों की डिग्री सेम आती है तो एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आता है। ठीक है, और जब पी एक्स की डिग्री कम होती है, क्यू एक्स की ज़्यादा हो जाती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाती है, तो ये लिमिट ज़ीरो बन जाती है। ये इनफाइनाइट लिमिट का एक बेसिक सा रूल चलता है। तो यहाँ पे हमारी लिमिट इन्फिनिटी आई है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा रही होगी। तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा रखनी है, कहने का मतलब ये है। तो ज़रा इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम कितना आएगा? 2x + 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2ax² माइनस 3ax, और माइनस बी से कराएंगे तो माइनस का 2bx माइनस 3b। जरा कोफिशेंट्स को कलेक्ट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट देखो क्या है, यहाँ से 1 है और वहाँ से 2a है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो 3a + 2b इंटू एक्स, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज +5 माइनस 3b। और डिनोमिनेटर के अंदर हमारा है 2x + 3। अब हमें न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा रखनी है तभी तो इन्फिनिटी बनेगा। अब डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1 है। डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा यानी कि 2 रखनी है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म मुझे यहाँ दिख रही है, ये वाली टर्म मेरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ये वाली ख़त्म कब नहीं होगी? जब इसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो रहेगा, यानी कि 1 - 2a जो है ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये नॉन ज़ीरो कब होगा? जब a की वैल्यू 1/2 नहीं होगी। a की वैल्यू 1/2 हो गई तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब a की वैल्यू 1/2 नहीं लेना है, तो यहाँ कह रहा है 1/2 लेना है, यहाँ भी कह रहा है 1/2 लेना है। अब एक में तो कह रहा है कि b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और एक में कह रहा है कि b रियल नंबर होगा ही नहीं। b रियल नहीं होगा यानी कि इमेजिनरी होगा। ये तो बेकार की बात है, b होगा तो रियल ही ना। और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि a को 1/2 मत लो और b को कुछ भी ले लो, तो ये हमेशा तुम्हारी इन्फिनिटी रहेगी। तो ये कंसेप्ट इसके अंदर लगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लिमिट्स का क्वेश्चन है, कॉन्टीन्यूटी इसके अंदर यूज़ की हुई है। कह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है एट x = 0, बिकॉज कॉन्टीन्यूस क्यों नहीं है, रीज़न पूछा है। तो कॉन्टीन्यूस नहीं होने का क्या होगा? या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आएगी, ये है। तो देखो, ये फंक्शन हमारा बेसिकली ब्रेक हो जाएगा जब हम x की वैल्यू <0 लेंगे। तो ये बन जाएगा -x/3x² माइनस 5x। मॉड x जो होगा वो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। और जब x इज़ ग्रेटर 0 होगा तो ऊपर x पॉजिटिव रहेगा, 3x² माइनस 5x हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमें फंक्शन वैल्यू 0 दी हुई है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यहाँ से आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहाँ हो जाएगा -x/3x² माइनस 5x, है ना। और जब यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि x कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ऊपर बचेगा -1, नीचे हो जाएगा 3x माइनस 5। और जब इसके अंदर हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो ऊपर तो बनेगा -1 और नीचे -5, यानी 1/5 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम RHL कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस हो जाएगा,
तो ये ऊपर हो जाएगा प्लस एक्स। अब ये एग्ज़ाम के अंदर इतना बड़ा करके नहीं देखना है तुम्हें, ये मेरे को सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए करना है। एग्ज़ाम के अंदर मैं देखता कि मोड एक्स ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, है ना, मोड एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स में ब्रेक हो जाएगा, तो दोनों लिमिट्स अलग अलग आएंगे। अब ये लिमिट हमारी -1/5 आएगी, ये लिमिट हमारी क्या आएगी -1/5, क्योंकि ऊपर से 1 बचेगा और नीचे से -5 बचेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ डिफ्रेंशिएबिलिटी यूज़ हो रही है। कह रहा है कि फंक्शन अगर मुझे ये दिया हुआ है, अब इस फंक्शन गंदा सा इसने बनाया हुआ है पर इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। देखो, वेयर ए आईज एंड बी आईज आर रियल कॉन्स्टेंट, जिसके अंदर ये ए एन और बी एन तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या है, रियल कॉन्स्टेंट है। कह रहा है कि देन एफ एक्स इज, कह रहा है डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए टू एम इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए आईज एंड बी आईज। भाई ए आई और बी आईज कुछ भी ले लो। यहाँ कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं होगा डिफरेंशिएबल सब ए आईज बी आईज के लिए, और कह रहा है डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर दिस। देखो, अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है। हमें इसके अंदर दो फंक्शन दिख रहे हैं। देखो, ए एन मॉड एक्स रेज टू द पावर एन प्लस बी एन साइन स्क्वायर 2x। देखो, साइन का जब डेरिवेटिव होगा तो वो आएगा 2 sin x cos x, और ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ये इसमें कहीं पे भी तुम कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये पक्का डिफरेंशिएबल रहेगा। तो यहाँ से कोई समस्या नहीं है, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। हमें पता है कि मोड जो फंक्शन होता है वो अपनी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी कि मोड अपनी 0 पे, मतलब ये वाला जो मॉडुलस है 0 कहाँ बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो ये फंक्शन अपने किस पे नहीं होगा, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, ऐसा नहीं है कि 0 पे कभी नहीं होगा डिफरेंशिएबल। अब देखो, यहाँ पे हमें मोड एक्स की पावर n लिखी हुई है। अब देखो, जब n की वैल्यू तुम 1 लोगे तो ये क्या बनेगा, ये मोड x बनेगा खाली। जब n की वैल्यू तुम 2 लोगे तो ये बनेगा मोड x का स्क्वायर, और मोड x का स्क्वायर जो होता है ना वो x स्क्वायर ही बन जाता है, क्योंकि मोड पे पॉजिटिव वैल्यू का कोई असर नहीं होता, यानी कि वो सिंपल ही बन जाता है, वहाँ मोड की ज़रूरत नहीं है। फिर मोड x का क्यूब करोगे तो ये मोड x का क्यूब ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से एक्स स्क्वायर अलग कर सकते हैं और मोड एक्स अलग कर सकते हैं, इसको मैं एक्स स्क्वायर मोड एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी मोड एक्स तो बच गया, यानी कि जब हम इवन पावर देखेंगे तो अगली पावर एक्स की पावर 4 ही बनेगी मोड एक्स की, मोड एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे ये वाले फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, इसका 4x क्यूब होगा, ये सब तो डिफाइन हो रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, जो ओड पावर्स है ना उनमें दिक्कत आ रही है, बस 1 में 3 में 5 में 7 में। तो मोड वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा किन पे, ओड वैल्यूज़ पे। अब ओड कब बनेंगे, देखो यहाँ पे ए एन है, ये ए एन के हिसाब से उसने बोला हुआ है, तो ए एन के हिसाब से देखोगे तो कहेगा कि ये देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए टू एम इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर ए टू एम 0 होंगे तो डिफरेंशिएबल होगा। नहीं भाई, अगर वो नहीं भी होंगे तो भी होगा वहाँ पे तो डिफरेंशिएबल। सब ए आईज बी आईज के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, सबके लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात भी गलत है। अब ये देखो क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए टू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जितने भी ए टू एम प्लस 1 0 के बराबर हो जाएंगे, जहाँ पे भी ये ओड वाला 0 हो जाएगा। देखो, ओड वाला 0 होने का मतलब क्या है कि A1 0 हो गया। अगर A1 0 हो गया तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी ना, ये वाली टर्म मोड एक्स वाली टर्म खत्म हो जाएगी। फिर अगर A3 0 हो गया तो मोड एक्स क्यूब वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो ये वाली सारी टर्म खत्म कर देंगे तो यही बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6। तो वहाँ ये डिफरेंशिएबल होगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लॉग सीकेंट एक्स माइनस ए प्लस सी। ये एक सिंपल सा हमारी नॉर्मल बुक्स के अंदर क्वेश्चन होता है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, देखो हम एक्स को ना ए में से सब एक्स में से ए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ए जोड़ भी देते हैं उसके अंदर, ताकि इसको हम एडजस्ट कर सकें। ठीक है, अब ऊपर हम क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ए एक्स माइनस ए को तो ए मान लेंगे और ए को बी मान लेंगे। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए, और नीचे जो है ना हमारा कोस एक्स माइनस ए डिवाइड कर देंगे। तो जब कोस एक्स माइनस ए डिवाइड कर देंगे तो ये वाली चीज़ तो बन जाएगी हमारी टेंजेंट एक्स माइनस ए, और यहाँ पे कोस को कोस से डिवाइड कराएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो पूरे के जो बाहर है ये बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन गया। अब टेंजेंट, अब कोस ए तो कांस्टेंट है, टेंजेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग मोड सीकेंट एक्स माइनस ए, और साइन ए कांस्टेंट है,
1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस का c। अब x का जो कोफिशिएंट है ना उसको ये a बोल रहा है। x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, साइन a, तो a की वैल्यू तो हमारी हो रही है साइन a। और जो log सीकेंट x माइनस a का कोफिशिएंट है उसको बोल रहा है ये b, वो क्या है तुम्हारा कोस a है, तो b की वैल्यू कोस a है। और c हमारे को पता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। देखो अगर यहाँ पे log x ही होता ना, सिर्फ ये पावर 2 ना होती, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, पर ये पावर 2 की वजह से ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर एक सीधा सा हमारा नियम होता है कि जब भी इंटीग्रेशन समझ ना आए कि कौन सी टाइप बना रहा है, तो जो सबसे घटिया चीज़ तुम्हें इंटीग्रेशन के अंदर दिख रही हो ना उसको पुट कर दो। जो सबसे बकवास चीज़ तुम्हें इंटीग्रेशन के अंदर दिखे उसी को पुट कर दो ताकि वो दिखना बंद हो जाए। ठीक है, तो सबसे गंदी चीज़ क्या दिख रही है मुझे, इसके अंदर log दिख रहा है। अच्छा, इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है, इसका भी यूज़ करेंगे। तो मैं ना पुट कर देता हूँ log x को u। log x को u पुट करने का मतलब x को मैं e रेज टू द पावर u पुट कर रहा हूँ और dx हो जाएगा मेरा e रेज टू द पावर u du। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो देखो क्या बन जाएगा, 1/u², यहाँ हो जाएगा log u और e रेज टू द पावर u du, ये बन गया है ना। अब जरा इसको सेपरेट करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले वाले को लिख लिया 1/u² e रेज टू द पावर u du प्लस में log u e रेज टू द पावर u du, e रेज टू द पावर u du। अब देखो यहाँ पे ना ये तो कांस्टेंट वाली टर्म आई और यहाँ पे दो ही फंक्शन आ रहे हैं बस, तो इसका मतलब जब हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट लगाते हैं तो दो ही फंक्शन आते हैं ना, तो चार तो नहीं आ रहे, यानी कि एक फंक्शन कहीं ना कहीं से कैंसिल हुआ होगा, तभी ये बात बनेगी है ना, तभी क्या होगा हमारा ये सिस्टम बैठा होगा। अब तुम ये देखो कि इससे ये लेके आ सकते हो या इससे ये लेके आ सकते हो, है ना, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो जब हम log u का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो होगा 1/u, फिर जब 1/u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/u² हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं इस तक पहुंचाया जा सकता है, पहले वाले तक, है ना। तो मैं पहले वाले फंक्शन को तो छेड़ूंगा ही नहीं, दूसरे वाले को एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इसको सीधा सीधा क्या करा दूं, कैंसिल आउट ही करा दूं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये बढ़िया सवाल की कैटेगरी में है, तो मैं पहले वाले में क्या करूँगा, log u को एज इट इज रख दिया, e रेज टू द पावर u का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, log u का 1/u e रेज टू द पावर u du और प्लस c कांस्टेंट भी आ गया। इसको ऐसे ही रहने दो 1/u² e रेज टू द पावर u du, यहाँ e रेज टू द पावर u log u। अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1/u एज इट इज e रेज टू द पावर u का e रेज टू द पावर u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। 1/u का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1/u² हो जाएगा e रेज टू द पावर u du, इंटीग्रेशन बन जाएगा और प्लस का c। अब जरा ध्यान से देखो, ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये u है v नहीं है। अब ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाला फंक्शन इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, और हमारे पास जो कैपिटल fx है वो क्या बना, e रेज टू द पावर u log u माइनस 1/u e रेज टू द पावर u और प्लस का c। अब क्या करो, जो जो वैल्यूज़ पुट की मानी थी वो रखो। e रेज टू द u को तो हमने x बोला था, u को हमने पुट किया था log x, ठीक है। यहाँ पे भी e रेज टू द पावर u को log x और u को हमने माना था log x और प्लस c, ठीक है। अब f ऑफ e जो था वो हमारा e था, उसका यूज़ करेंगे, तो f ऑफ e की वैल्यू e रख दी, यहाँ पे e log e 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में ऊपर तो बन जाएगा e और नीचे आ जाएगा हमारा कितना, log e हो जाएगा 1, ठीक है, log e हो जाएगा हमारा 1 और प्लस में कितना हो जाएगा c, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा 0, यहाँ पे माइनस e बन गया, माइनस e उधर जाके ऐड हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 2e, है ना, तो इसकी जगह हम 2e रख देंगे, तो ये वाला आंसर बन रहा है सीधा सीधा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, ये बिल्कुल टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, DSSS भी जैसा देता है वैसा नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये सबसे घटिया सवाल है, ये दो वेरिएबल में नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है तो यही है, ये देखो 2 सेकंड का सवाल था बस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डजेंट हैव द सॉल्यूशन 7 और -9। यानी कि ये पूछ रहा है कि 7 और -9 कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बस उठा उठा के रखना है, जिसके अंदर भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो ये हम चेक करेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बस रख रख के देखना है। जैसे 7 को रखा तो 49, ये रखा तो प्लस का 81 और +1, तो ये कहाँ ज़ीरो बन रहा है ना, बस। तो ये ज़ीरो नहीं बनेगा, तो इसलिए वो सॉल्यूशन हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई हैज़ इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन। कह रहा है कि इनमें से किसका इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन होगा। अब ये टोटली हिट एंड ट्रायल मेथड से तुम्हें करना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, हिट एंड ट्रायल देखना है तुम्हें, ठीक है, कि एक्स और वाई की इंटीजर वैल्यू लेके मैं इन इक्वेशंस में से किसी एक को सेटिस्फाई करा दूँ किसी तरह, ठीक है। तो अब देखो वो कैसे करोगे। अब ये जैसे आंसर ही दिख रहा है मुझे, तो अब मैं तो आंसर ही दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है इतना तो मैं फ़ायदा उठा ही सकता हूँ। जैसे 12 के साथ एक्स को तुमने 2 ले लिया तो ये 24 हो गया। 24 में से 16 को घटा दो तो y की वैल्यू -1 ले लो, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 लेने से सॉल्यूशन आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन बस मुझे ढूंढनी थी, ये मैंने ढूंढ दी। ये टोटली हिट एंड ट्रायल वाला था। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। 3 हैन टुगेदर आर वर्थ 21 रुपीज़। यानी कि एक हैन की अगर मैं कीमत देखूँ तो 7 रुपये। 5 चिक्स टुगेदर ₹20। 5 चिक्स की कीमत 20 है, तो यानी कि ये 4 रुपये का एक है चिक। हाउ मैनी हैन एंड चिक्स कैन नॉट बी बॉट फॉर ₹100। कह रहे 100 रुपये में तुम इनमें से कौन सी हैन और चिक्स को नहीं खरीद सकते। इसको देखोगे तो इनकी कीमत हो गई 28 और 18 को 4 से करोगे तो हो गए 72। ये तो 100 रुपये के ही हैं, ये खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया 56 और ये हो गया 44, ये भी खरीदे जा सकते हैं। ये हो गया 84 और ये हो गया 16, ये भी खरीदे जा सकते हैं। यहाँ देखोगे तो 16 को 7 से करोगे तो 112, तो यही हो गया, तो ये नहीं खरीदे जा सकते, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा आसान सा सवाल था। वट शुड बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई दिस हैज़ इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस। क्या अब देखो ये भी वैसा ही सवाल है, कह रहा है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसके पास इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो देखो कह रहा है 103, 134, 155, 172। अब ये भी टोटली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तुम एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे तो चमक रहा है 31 और 124 का जो सम है ना वो 155 ही होता है ना। 31 और 124 का सम 155 ही होता है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 ले लूँगा तो ये 155 ही तो आएगा, तो ये सही है बस, है ना। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं तुम्हें पता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होते हैं, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। बेसिकली लाइन सेम ही बन जाती है, पर यहाँ पे देखो इसने कोफिशिएंट्स उल्टे पुल्टे किए हुए हैं। तो x का कोफिशिएंट देखोगे तो b1/c2 है ना, x का कोफिशिएंट क्या है b1 और यहाँ पे क्या है c2, तो b1/c2 होगा इज इक्वल टू फिर y वाला कोफिशिएंट देखोगे तो c1/a2 और जब कांस्टेंट देखोगे तो a1/b2, ये बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो a1/b2, b1/c2, c1/a2, तो c ऑप्शन सही है। इफ़ टू स्ट्रेट लाइन्स इन एक्स एंड वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर हमने दो लाइन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ओवरलैप ईच अदर, ये ओवरलैप कर जाए जो अभी मैं ऊपर बता रहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, ओवरलैप अगर कर गई देन द पेयर ऑफ रिप्रेजेंटिंग लाइन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी तो ऊपर यही चीज़ रिपीट मार दी है इसने सवाल। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन एल हैविंग वाई इंटरसेप्ट एज 1/2, एक स्ट्रेट लाइन एल है जिसका y इंटरसेप्ट यानी कि वो y के ऊपर जब कट कर रही होगी तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस है 1/2 बन रहा होगा। यानी कि इस लाइन का एल लाइन का एक पासिंग पॉइंट है 0,1/2, ये हम कह सकते हैं कि एक पासिंग पॉइंट 0,1/2 दे रहा है। पासिस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस एक्स एंड वाई गिवन है, और कह रहा है कि ये लाइन जो है ना इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन से भी पास कर रही है। पहली लाइन क्या दी हुई है 3x + 4y इज इक्वल टू 11, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इनको सोल्व कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 14x - 4y इज इक्वल टू 6, दोनों को ऐड कर दो तो 17x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो 3 + 14y इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी।
तो दूसरा पासिंग पॉइंट भी मिल गया 1,2। अब तो कुछ भी बता सकते हो। देन द एंगल एल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कह रहा है कि इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, यानी कि स्लोप ही तो पूछ रहा है। जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है, और ये थीटा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल होता है। तो हम स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप कैसे निकलेगा, पासिंग पॉइंट दो दिए हुए हैं मुझे, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1/2 अपॉन में x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 3/2/1। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2। तो ये वो एंगल हो गया। ये अच्छा सवाल था, थोड़ा सा सही सवाल था। इफ़ ए रेक्टेंगल हैज़ पेरीमीटर 96 मीटर्स, बहुत आसान सवाल है। देखो 2018 का पेपर कंपैरेटिवली इजी तो था, नो डाउट, पर ये भी करना जरूरी है। शुरू के क्वेश्चंस देखे थे हमने, लीनियर अलजेब्रा के थे, ये भी करेंगे, सब करने जरूरी है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 96 मीटर्स है और इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स द ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ मान लो मैंने x मान ली, लेंथ हो गई मेरी 3x, तो जो पेरीमीटर है 2 × l + b वो दिया हुआ है हमें 96, यानी कि कितना हो गया हमारा 8x = 96, तो x की वैल्यू हो गई 12। x की वैल्यू 12 होने का मतलब ब्रेड्थ 12 है और लेंथ कितनी है, 36 है। तो एरिया पूछ रहा है, तो 12 को 36 से गुना करा देंगे। ठीक है, 36 और 7 हो गया 43, तो 432। ये एकदम छोटा सा सवाल था। इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल x एंड y इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय टू स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्टिंग ईच अदर, L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, ये L1 लाइन मान लो, ये L2 इस पॉइंट के ऊपर, a + b/2, 2ab। तो कह रहा है देन ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस विल बी। तो कह रहा है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। भाई इनके ऊपर ये पॉइंट मिल तो गया, तो ये L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, ये L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें पता है एक लाइन के ऊपर जब एक पॉइंट लाई करता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही वो काम कर जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट सोल्व 30 क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा एंड एनालिसिस इन 2 hours and 40 minutes। एक स्टूडेंट ने 30 क्वेश्चन अलजेब्रा और एनालिसिस के 2 घंटे 40 मिनट में सोल्व कर दिए, यानी कि 2 घंटे का मतलब 120 और 40 180 मिनट में सोल्व कर दिए 30 क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ ईच क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा एंड एनालिसिस टेक्स 5 मिनट्स एंड 6 मिनट्स। अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो तो ले रहा है 5 मिनट और एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो ले रहा है 6 मिनट। ठीक है, देन ए स्टूडेंट हैज़ सोल्व, तो स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो सीधी सी बात है कि उनका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए हमारा, सॉरी ये मैंने 180 गलत लिख दिया ना, 102 घंटे में मिनट होंगे 120 और 40 160 मिनट में किए हैं सारे सवाल। तो वो कह रहा है कि कितने कितने सवाल किए थे, तो देख लो 160 मिनट कहाँ से बन रही है। अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन किए तो 100 मिनट तो यहाँ से ले ली उसने, और 10 क्वेश्चन एनालिसिस किए तो 60 मिनट यहाँ से आ गई, यही हो गया सम 160, ख़त्म। ठीक है, अगला, इन ए गेम देयर आर 3 रूम्स। एक गेम है जिसके अंदर 3 रूम है, मैं बना देता हूँ। मान लो ये रूम 1 है, ये रूम 2 है और ये रूम 3 है। कंटेन्स 2 बॉक्सेस हैविंग गिफ्ट आइटम्स एंड 3 एम्प्टी बॉक्सेस। रूम 1 जो है ना उसके अंदर 2 बॉक्सेस में तो क्या है, गिफ्ट आइटम्स है और 3 एम्प्टी बॉक्सेस है, ये रूम 1 है। अगर रूम 2 की मैं बात करूं तो उसके अंदर 3 बॉक्सेस में तो गिफ्ट आइटम्स है और 2 क्या है, हमारे एम्प्टी बॉक्सेस है। अगर मैं रूम 3 की बात करूं तो रूम 3 के अंदर 4 बॉक्सेस के अंदर तो गिफ्ट है और एक क्या है, तुम्हारा एम्प्टी बॉक्स है। मेरे को प्रोबेबिलिटी का सवाल लग रहा है। देर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रूम बीइंग चूजन बाय ए प्लेयर। कह रहा है कि तीनों को चूज करने का इक्वल चांसेस है, यानी 1/3 1/3 1/3। मिस्टर जॉन सिलेक्ट्स 1 बॉक्स फ्रॉम ए रूम चूजन एट रैंडम। एक बॉक्स को रैंडमली चूज किया। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जॉन्स विन्स ए बॉक्स हैविंग गिफ्ट आइटम्स इज। देखो कह रहा है कि मिस्टर जॉन को एक गिफ्ट वाला बॉक्स मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो अगर वो ये कहता कि गिफ्ट आइटम वाला बॉक्स तो मिला, पर कौन सा बॉक्स था, सेकंड बॉक्स था कि थर्ड बॉक्स था, तो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो जाता। अब यहाँ से गिफ्ट आइटम फर्स्ट से भी मिल सकता है, सेकंड से भी मिल सकता है, थर्ड से मिल सकता है। तो हमें एक तरीके से फर्स्ट वाले चांसेस, सेकंड वाले चांसेस, थर्ड वाले चांसेस को कलेक्ट करना है। जब हमें चांसेस को कलेक्ट करना होता है तो वो क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का बन जाता है। अगर वो यहाँ पे पूछता कि बॉक्स सिलेक्ट किया है पर वो हमें मिला है किसका, वो हमें
गिफ्ट आइटम्स का मिला है, पर ये बताओ कि उसने ना थर्ड बॉक्स सिलेक्ट किया होगा, थर्ड रूम सिलेक्ट किया होगा, या उसने फर्स्ट रूम सिलेक्ट किया होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस थ्योरम का। तो अभी सिर्फ यहाँ से ये पूछा है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट रूम को सिलेक्ट करने के चांसेस 1/3। अब इसके अंदर से गिफ्ट वाला बॉक्स सिलेक्ट होगा, इसके चांसेस कितने हो जाएंगे? 2/5। फिर दूसरा बॉक्स सिलेक्ट होगा, दूसरा रूम सिलेक्ट होगा, सॉरी दूसरा रूम सिलेक्ट होगा, इसके चांसेस 1/3। इसके अंदर से गिफ्ट बॉक्स निकलेंगे, उसका चांसेस 3 हैं और 5 टोटल हैं। थर्ड वाला 1/3 थर्ड रूम सिलेक्ट होगा, उसके अंदर से गिफ्ट वाला बॉक्स सिलेक्ट होगा, उसके 4/5। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों का एलसीएम 15 आ रहा है, तो 2 + 3 + 4, ये 5 और 4 हो गया 9, 9/15 यानी कि 3/5। ये प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर वो ये कहता है कि रूम 1 में से निकला था तो बेस थ्योरम। अगला ये हमारा स्टेट का आ गया। ये रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स ऑन द वैल्यूज xi विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज pxi, e ऑफ x डिनोट्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर कैसे यूज़ की जाएगी, ax² + bx + c के ऊपर कैसे यूज़ किया जाएगा, तो ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अंदर लग जाएगा और सारों के साथ प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो axi² bxi + c, और प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी हमारी? सबके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द फैलेसी इफ एनी इन द स्टेटमेंट। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट के अंदर गड़बड़ क्या है, ये बता रहा है, ठीक है। फैलेसी पूछ रहा है क्या गड़बड़ है। तो कह रहा है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इतना दिया हुआ है, तो इसके अंदर गड़बड़ क्या है? देखो, मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? NP 16.2 दिया हुआ है, और वेरिएंस क्या होता है? NPQ होता है, तो 29.4 है। तो देखो, इसने P और Q की वैल्यू ही निकलवाई है। पहले में तो कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू ही है, तो पहले डिवाइड कराओ, दोनों को जब डिवाइड कराओगे तो NPQ को जब हम NP से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 294, डेसिमल सेम है दोनों का 162। तो NP से NP कट जाएगा, Q की वैल्यू देखो 294 अपॉन में 62, तो ये किससे कैंसिल हो रहा है? 2 से हो रहा है। ये मेरे को तो यही गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि देखो 162 ये 1 से बड़ी आ रही है ना, तो Q की वैल्यू 1 से बड़ी कैसे हो सकती है? और ये काटोगे पिटोगे तो यही बनेगा, तो Q की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती ना। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। P क्या होता है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, और Q जो होती है वो फेलियर की होंगी, तो 1 से छोटी ही ना, तो यही गड़बड़ है। इसको काटोगे तो यही आएगा, ठीक है। शायद 3 से कैंसिल हो रहा होगा मे बी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल विद मीन व्यू एंड वेरिएंस x, तो वेरिएंस ऑफ x कैसे निकलता है? ये भी सिंपल सा सवाल है, एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में पूछ रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है वेरिएंस निकालने का एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कंसिडर ए पॉपुलेशन विच इज़ फाइनाइट, एक पॉपुलेशन है फाइनाइट, एंड सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट, जो सैम्पलिंग की गई है वो रिप्लेसमेंट के साथ की गई है। इफ़ द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन इज दिस, पॉपुलेशन का जो वेरिएंस दिया गया है वो दिया गया है 2176.8 विद सैम्पल साइज 16, जो n की वैल्यू दी हुई है वो तुम्हें 16 दी हुई है। देन द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, तो वेरिएंस पूछ रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स का, जो मीन्स होंगे ना उनका वेरिएंस कितना होगा, ठीक है। जो मीन्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के उनका वेरिएंस पूछ रहा है, तो इसको इससे डिवाइड करा दो, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, ये पूछ लेगा, ठीक है, वेरिएंस आ जाएगा उसका। तो जब इसको इससे डिवाइड कराओगे तो 16 एकम 16, 5 7, तो ये 3 पे चले जाएगा, 1 3, ये सारों में ही 1 3 आ रहा है, फिर 5 7, फिर 9 बचेगा, तो फिर वो पूरा पूरा 6 पे चला जाएगा, फिर 0 5, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये वाले का लिए मैंने एक पहले से ये चीज़ ऐड करी हुई है तुम्हारे लिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बकवास है। ये जो क्वेश्चन है स्टैट के अंदर, ये रिग्रेशन एनालिसिस से है, ये थोड़ा हाई फाई सवाल डाल रखा है, रिग्रेशन एनालिसिस का, पर मैं करा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि फॉर 4 डेटा पॉइंट्स, 4 डेटा पॉइंट्स का ऑफ 2 कोरिलेटेड वेरिएबल्स x एंड y, इट इज़ गिवन दैट, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है, समेशन ऑफ x, समेशन y, समेशन ऑफ x², समेशन ऑफ xy, और ये 4 डेटा पॉइंट्स का, यानी कि n की वैल्यू 4 दी हुई है। तो कह रहा है कि फिट ए लीस्ट स्क्वायर लाइन टू दिस डेटा यूजिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, लीस्ट स्क्वायर की जो लाइन होती है ना, वो होती है तुम्हारी y इज इक्वल टू
ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारी लाइन होती है। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है वो काम क्या गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पे देखो कि a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, a और b की, और a और b की वैल्यू निकालने के लिए ये दो इक्वेशंस यूज़ होती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ने का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं पेपर के अंदर, बाकी कराना तो पड़ेगा। इन इक्वेशंस को बोलते हैं हम नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये नॉर्मल इक्वेशन हमें रटी हुई होनी चाहिए, इन्हीं से ए और बी की वैल्यू निकलती है। इनके अंदर ए और बी दिख रहा है ना, डेटा सारा दिया हुआ है। देखो समेशन ऑफ वाई रखोगे तो कितना आएगा 11, एन की वैल्यू 4 है तो 4a, समेशन ऑफ एक्स 24 दिया हुआ है तो ये 24b हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरे में समेशन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 84 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है 24a, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है 202 इंटू बी हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से गुना करा देता हूँ तो ये 66 हो जाएगा, ये 24a हो जाएगा, ये 144b हो जाएगा। दोनों को घटा दो, जब दोनों को घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 18, यहाँ पे आ जाएगा ये 0 बन जाएगा, और 202 में से अगर हमने किया तो ये 58 हो जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि 50 जोड़ा तो हो गया 194 और 8। ठीक है, तो b की वैल्यू जो हो गई वो हमारी हो गई 18/58। इसको काट लो 2 से तो 9/29 हो गया ये, है ना, 9/29। अब इसकी वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, इज इक्वल टू 4a, तो 24 इंटू 9/29 ये हो गया। तो 4a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारी 11 माइनस 24 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 और ये 216 और अपॉन में 29 हो गया। तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू 11, एलसीएम कितना आ गया 29 को जब 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, मेरे को लग रहा है कुछ मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कराया, हो सकता है ना की हो। तो 11 9 जा 99, 9 गए 2 1 300, ये माइनस का 216, तो ये ऊपर बन गया 103, नहीं लग तो सही रहा 103 आ रहा है, 103/29। तो एक्स की ए की वैल्यू हो जाएगी 103/116, ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ए आ गया, बी आ गया, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 103/116 प्लस में बी की वैल्यू रखें ए एक्स, है ना, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, 103 और b की वैल्यू कितनी है 9/29 है ना, तो x की वैल्यू फिर यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये a प्लस बी एक्स आएगा, सॉरी ए एक्स प्लस बी नहीं, b प्लस ए एक्स, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, थोड़ी सी है वो सही कर लेना। तो अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा, यहाँ पे तो 103 बन गया, यहाँ 4 आ जाएगा 36x, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना है हमें। अगला, फॉर टू को रिलेटेड वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ये कोरिलेशन एनालिसिस का है, ये कोरिलेशन एनालिसिस का। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इतना, देखो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ये रो एक्स वाई, कर्ल पियर्सन बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे आता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू में वेरिएंस ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल रहा है ये 0.8014। हमें क्या निकालना है, देन द कोवेरियंस निकालना है। तो कोवेरियंस जो ऊपर लिखा हुआ है वो निकालना है, और वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 16 तो √16, वेरिएंस ऑफ वाई दिया हुआ है 25 तो √25, तो 0.8014 हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, और अपॉन में हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कितना हो गया, 0.8014 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 16.028। फॉर्मूला पता होना चाहिए, एकदम आसान सा सवाल है। पीडीएफ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हें एग्जाम से पहले, तो ये पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू, शायद उनसे छुटकारा मिल गया। रिलेशन कौन सा सही है, cos 1 डिग्री है और cos 1 है। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है पर अच्छा है। देखो सबसे पहले तो इन दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करो, ये तो रेडियन में ही है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये पाई बाई 180 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 180
80 और ये हो गया cos 1। अब मेरे को ये बताओ कि 1 बढ़ा के पाई बाई 180 बढ़ा, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 180 हो गया। और कोस जो होता है ना वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कोस की जो वैल्यू होती है 0 से 180, 0 से 90 तक, वो कितनी होती है तुम्हारी 0 से पाई बाई 2 तक, वो होता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि छोटे पॉइंट पे तो बड़ी वैल्यू लेगा और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू लेगा। तो छोटा पॉइंट कौन सा है, छोटा पॉइंट ये है, तो इसके ऊपर बड़ी वैल्यू लेगा, उसके ऊपर छोटी वैल्यू लेगा। तो कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन का यूज़ हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट ये सवाल भी देखो, द जनरल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये शायद ए बिलोंग्स टू रियल बोल रहा है, ये इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है पेपर में, बाकी मैं इसको रियल मान के चल रहा हूँ। कह रहा है कि इन दोनों में से जो छोटे वाला है ना वो लो, पहले तो यही डिसाइड करो इन दोनों में से छोटा क्या है, 1 छोटा है या ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 छोटा। इसको देखते हैं ज़रा। अगर मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँ, 4 जोड़ दूँ और 4 घटा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा a-2 का होल स्क्वायर और प्लस का 3। अब ये वाली चीज़ तो 0 या 0 से बड़ी होगी और प्लस का 3, यानी कि टोटल 3 या 3 से बड़ा है और ये 1 ही है। तो इनमें से मिनिमम कौन हुआ, 1 हुआ। यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है ना तुम्हारा, वो 1 के इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई करा लो, √2 से डिवाइड करा लो, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तुम्हारा, है ना। यानी कि साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 कितना आ गया, 1/√2। अब ये सिंपल सा बन गया, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 4, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई सॉरी ये अल्फ़ा हो गया। उसका हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, साइन एक्स अगर साइन अल्फ़ा के बराबर होता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स क्या होता है n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू में अल्फ़ा, यही होता है ना। तो n पाई -1 रेज टू द पावर n और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 4। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पाई बाई 4 उधर जाके घट जाएगा, इसमें से पाई बाई 4 घटा दो, तो पाई बाई 4 जब कॉमन लोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखो ITF का सिंपल सा सवाल है, सिंपल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये वाला फॉर्मूला किसका होगा, 2 tan इनवर्स A का होगा। ये वाला फॉर्मूला किसका होगा, 2 tan इनवर्स B का होगा। और ये वाला फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स X का। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन में 1 प्लस AB, फॉर्मूला लग जाएगा। और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स X। तो 2 से 2 कट गया, tan से tan इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस AB। नेक्स्ट ये देखो, ये सवाल हाइट्स एंड डिस्टेंस का है। ए वर्टिकल पोल AB हैज़ 2 मार्क्स C एंड D सच दैट AC AD AB सबटेंड्स एंगल अल्फा बीटा गामा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक पोल ले लिया मैंने AB पोल, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स और ले लो, एक तो C पॉइंट और एक D पॉइंट। अब एक पॉइंट के ऊपर से ये क्या बना रहे हैं हमारे, ये एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये कह रहा है कि C से एक एंगल बन रहा है, D से एक एंगल बन रहा है और B से एक एंगल बन रहा है, ये एंगल्स बन रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो AC जो है ना वो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और फिर AD जो एंगल है वो बना रहा है बीटा, और जो AB है वो एंगल बना रहा है गामा। और जो ग्राउंड का डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो x दिया हुआ है, तो AC की वैल्यू a दे रहा है, AD की वैल्यू b दे रहा है, और AB की जो पूरी की पूरी हाइट है वो c दे रहा है। ठीक है, ये देख लेना, ये a है, ये b है पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली b है तुम्हारी, और ये पूरी की पूरी जो है ये कितनी है तुम्हारी, ये c है, ये कह रहा है। तो कह रहा है देन और साथ साथ ये भी कह रहा है अल्फ़ा बीटा गामा 180 है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये सवाल मुश्किल नहीं है, किसी तरह तुम्हें अल्फ़ा निकालना है। अब ये जो छोटी वाली ट्रायंगल दिख रही है सबसे नीचे, इसको ध्यान से देखो। अगर इस छोटी वाली ट्रायंगल को देखोगे तो इसके अंदर तुम्हें बेस और क्या पता है, इसके अंदर मुझे बेस और क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है। तो अगर मैं टेंजेंट अल्फ़ा निकालूंगा तो tan अल्फ़ा मेरा कितना आएगा, a/x आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अल्फ़ा कितना आएगा मेरा, अल्फ़ा हो जाएगा मेरा tan इनवर्स a/x। सिमिलरली अगर मैं ये दूसरी वाली ट्रायंगल यूज़ करूँगा तो उसके अंदर से मैं tan बीटा निकाल दूंगा, वो कितना आएगा b/x।
तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स b/x। सिमिलरली तीसरी ट्रायंगल में से tan गामा निकालोगे तो c/x, तो वहाँ से गामा कितना आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स c/x। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है ना, तो tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स a/x, tan इनवर्स b/x रखेंगे बीटा की गामा को मैं उधर ले जाता हूँ, एक को उधर ले जाओ तो 180 में से घटा के मैं गामा को उधर ले गया c/x, यहाँ पे रखिए वैल्यूज, ठीक है। इसके अंदर मैं एक स्टेप थोड़ा सा खा गया। इसको हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स a/x प्लस b/x अपॉन में, ये क्वेश्चन भी वैसे करने का नहीं है पेपर के अंदर, टाइम टेकिंग है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 180 माइनस यही रहने दो tan इनवर्स c/x, ठीक है। अब क्या करो, tan इनवर्स को उधर ले जाओ, वो टेंजेंट बन जाएगा, इसका भी एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस ए बी अपॉन में सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स कट जाएगा। ये टेंजेंट जब उधर जाएगा तो बन जाएगा टेंजेंट 180 माइनस tan इनवर्स c/x, ये बन जाएगा, ठीक है। ये x ऊपर जाएगा तुम्हारा, तो ये a प्लस बी, ये वाला जो x है एक x ऊपर जाएगा, और अपॉन में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और ये tan 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस का tan इनवर्स c/x हो जाएगा, सॉरी tan 180 माइनस ये थीटा है तुम्हारा, तो tan माइनस का tan थीटा बनेगा, तो थीटा क्या है तुम्हारा tan इनवर्स c/x है, ये होगा। तो tan से tan आइडेंटिटी बनाएंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना माइनस का c/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये a प्लस बी के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का cx स्क्वायर और प्लस का abc। माइनस से एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा abc अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, तो x की वैल्यू रूट में ये आ जाएगी, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 2 होटल्स स्टैंड 25 मीटर्स अपार्ट, 2 होटल्स हैं जो एक दूसरे से कितना दूर है, 70 मीटर दूर है, एक की हाइट ज़्यादा एक की हाइट कम मान ली, ठीक है। 1 इज 70 मीटर हाई, एक 70 मीटर ऊंचा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर, दूसरे वाले के जब टॉप से देखा तो ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस होटल इज़ 45। जो हमारे वाला ये पहले वाला होटल है, जब इससे हमने डिप्रेशन देखा एंगल का पहले वाले होटल के ऊपर, तो वो कितना था, वो 45 था, ये वाला 45 था, और ये 25 मीटर दूर है। तो द हाइट ऑफ अदर होटल इज़, तो ये भी आसान है, इसको x मान लो, ये हो जाएगा फिर तुम्हारा 70 माइनस एक्स। जो ये ऊपर वाली ट्रायंगल है इसके अंदर हम tan 45 निकाल सकते हैं, जब उसके अंदर हम tan 45 निकालेंगे तो 70 माइनस एक्स ओवर 45 हो जाएगा। tan 45 1 होता है, तो ये 70 माइनस एक्स अपॉन 45, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी कितनी, सॉरी 45 नहीं 25 है, तो 70 में से 25 जाएंगे तो 45 आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम इज द सेट ऑफ, ये फिल इन द ब्लैंक्स बता रहे। हिस्टोग्राम कैसा दिखता है, ऐसे रेक्टेंगल्स बने होते हैं ना उसमें, ऐसा हिस्टोग्राम होता है। एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर प्रोपोर्शनल, जहाँ जो ये इनका एरिया होता है, ये जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ऊपर जाता जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन सीरीज ऑफ आइटम्स, गिवन सीरीज आइटम्स में इफ़ वी सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम एवरी आइटम एंड डिवाइड एवरी आइटम बाय b देन द अरिथमेटिक मीन। देखो मीन पे पूछ रहा है क्या असर पड़ेगा, कह रहा है कि पहले तुमने हर आइटम में से a को घटा दिया और फिर तुमने हर आइटम को b से डिवाइड भी कर दिया, तो मीन तो बेचारा इनके साथ ही चलता रहता है, a1 प्लस a2 ऐसे a1 अपॉन n है, तो सब में से a घटाओगे तो पहले मीन भी कम हो जाएगा उतना ही, फिर b से डिवाइड कराओगे तो मीन बेचारा डिवाइड भी हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। The median for a moderately asymmetrical series having mode and mean is as 125 and 130.7 respectively is, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन जो होता है, मीन मीडियन मोड का सवाल है, मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, जैसा मुझे याद आ रहा है, अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूँ तो देख लेना भाई।
3 टाइम्स मीडियन इसमें हो सकता है, मेरा एकदम एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 260 और ये हो जाएगा 261.4। ठीक है, देख लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। 3 टाइम्स मीडियन कितना हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 386/4। तो जब डिवाइड कराएंगे तो 1.12 और 8 सही है, यही होगा। ठीक है, ये रिलेशन ठीक लिखा हुआ है। तो मीन मीडियन मोड का रिलेशन था, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, द कर्व्स दैट अकर फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच क्लास फ्रीक्वेंसीज गो ऑन डिक्रीजिंग सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल वैल्यू आर कार्ड। देखो कह रहा है कि ऐसे कर्व्स कैसे होते हैं जिनमें एक बीच की जो वैल्यू होती है और दोनों तरफ वो सिमेट्रिकली ऐसे डिक्रीज होते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे कर्व्स को हम सिमेट्रिकल कर्व बोल देते हैं, जैसा कि नॉर्मल कर्व का ग्राफ होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कर्व ऐसा ही दिखता है। यू शेप ऐसा नहीं होगा, यू शेप तो उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। नेक्स्ट, कंसिडर ए स्ट्रेट लाइन एल। एक स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करो, मान लो ये स्ट्रेट लाइन एल है तुम्हारी। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, मान लो एक पी पॉइंट से पास होने वाली पूछ रहा है, विच आर पैरेलल टू एल। कह रहा है इस पॉइंट पी से पास होने वाली कितनी लाइन बना सकते हो जो एल के पैरेलल होगी। तो पासिंग पॉइंट पता लग गया और स्लोप भी पता लग गया। तो जब दोनों चीज़ें पता लग जाती हैं तो एक यूनिक लाइन बनाई जा सकती है पासिंग पॉइंट और स्लोप से, तो एक ही आएगी सिर्फ। नेक्स्ट, कई क्वेश्चन तो एकदम सिंपल आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी लेट डी ई एफ, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। कह रहा है कि डी ई एफ आर द पॉइंट्स ऑन, डी तो है बी सी के ऊपर, ई पॉइंट है ए सी के ऊपर और एफ पॉइंट है ए बी के ऊपर रिस्पेक्टिवली, सच दैट द लाइन्स ए डी, ये लाइन ए डी है तुम्हारी, ठीक है, बी ई एंड सी एफ, ये लाइंस हैं, आर कंकरेंट यानी कि एक पॉइंट पे कट करती हैं। तो कह रहा है कि सी ई अपॉन ई ए और बी डी अपॉन डी सी का रेशियो पूछा है, और ए बी लेंथ जो है ना, ए बी हमें ये पूरी की पूरी लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ए एफ और एफ बी की लेंथ कितनी होगी, इनकी लेंथ पूछ रहा है इन दोनों पार्ट्स की। तो देखो ये जो होता है इसके अंदर एक रिजल्ट होता है हमारा ए एफ अपॉन में एफ बी, इन दोनों का रेशो मल्टीप्लाई में इन दोनों का रेशो, बी डी अपॉन में डी सी मल्टीप्लाई में इन दोनों का रेशो, सी अपॉन में ई ए, एक साइकिल के ऑर्डर में, ठीक है। सी ई अपॉन में ई ए, ये 1 होता है, ठीक है। तो एफ ए एफ अपॉन में एफ बी कितना होगा तुम्हारा, देखो ये मल्टीप्लाई में सी ई, बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू दी हुई है 5/7, ये रख दो। सी ई अपॉन में ई ए की वैल्यू 3/5 है, 5 से 5 कट गया। तो हमें ए एफ अपॉन में एफ बी का रेशियो पता लग गया 7:3 का, ये 7 और ये 3 है, ठीक है। अब ये टोटल 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 98 पार्ट, तो ये हो गया। और ये वाला कितना हो गया 42 पार्ट, ये हो गया। अब टोटल लेंथ तो 14 ही है ना, इतनी नहीं है, तो इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो 9.8 और 4.2 आ जाएंगी ये लेंथ्स, ठीक है। ऐसे होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फिगर बी सी इज पैरेलल टू आर एस, बी सी और आर एस क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लेंथ्स, ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। एंगल आर ए क्यू, ये वाला जो एंगल है ना ये इसके इक्वल है, और एस ए डी जो है ना वो 52 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये वाला 52 है तो ये वाला भी 52 ही होगा, पहली बात तो। अच्छा देखो ये वाला पूरा का पूरा एंगल जो है इस पूरे वाले एंगल के इक्वल होगा, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ये वाला जो एंगल है ये वाला इसके इक्वल होगा। इसका ये वाला पार्ट है इक्वल, तो ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल दिए हुए हैं, तो बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो भी तो इक्वल ही होंगे ना, फिर हमारे बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे। अब अगर ये वाला एंगल 52 है, या यहाँ से देख लो ये वाला एंगल 52 है, तो ये वाला एंगल भी 52 होगा, हाँ है ना। ये वाला एंगल अगर 52 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 52 होगा। इसके नीचे वाले एंगल्स का हम यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है, ऊपर से ही काम चला लेंगे, वो वाली बात यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये वाला एंगल 52 है तो ये वाला एंगल 52 कैसे, अल्टरनेट एंगल्स, ये दो साइड पैरेलल है
और ये वाला एंगल 52 डिग्री है तो ये वाला भी 52 होगा। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल और पता लग जाए तो बात बन जाएगी। अब ये वाला एंगल कैसे पता लगेगा, देखो ये वाला और ये वाला तो सेम है, ये ए एंगल, ये वाला भी ए एंगल, तो 2A और प्लस में 52, ये तीनों का सम 180 हो जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो 2A हो जाएगा तुम्हारा कितना 128, ए की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 64, तो ये वाला एंगल 64 डिग्री है। ठीक है, अब x निकाल लेंगे, तो x प्लस 64 प्लस 52 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 52 प्लस 64, ये कितना होगा तुम्हारा 118 इज इक्वल टू 180, और उसमें से घटा 116, सॉरी 116, और जब इसमें से घटाओगे तो ये भी कितना आएगा 64 डिग्रीज ही आएगा, तो सेकंड सही है। नेक्स्ट, सर्कल के पास कितनी इक्वल कोर्ड्स होती हैं, इनफाइनाइट होती है, तो लद्दी सा सवाल है। द नंबर 119.999 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। देखो इसको अगर हम रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं बताता हूँ। 19 प्लस इसको मैं लिखूँगा 0.9 का बार, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था। अब बार का मतलब क्या है कि ये चीज़ रिपीट होती जा रही है, तो अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो 0.9 है, फिर उसके बाद जो अगला 9 है वो एक ज़ीरो छोड़ के आएगा, फिर जो और अगला 9 है वो 2 ज़ीरो छोड़ के आएगा, ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर इसको देखेंगे तो ये 9/10 है, ये 9/100 है, ये 9/1000 है, ऐसे चलता जा रहा है। अगर अब देखेंगे तो इसमें से 9 को अगर कॉमन ले लो तो एक जीपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म तो 1/10 है, और कॉमन रेशो कितना है वो भी 1/10 ही है, 1/10 ही है। तो ये 19 प्लस 9 इंटू 1/10 अपॉन में 9/10। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया और 9 से 9 भी कट गया, तो 19 प्लस 1, नहीं डाउट नहीं है, सही है, तो ये तो 20 बन रहा है मेरा पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, कह रहा है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, ये तो सबसे आसान है, जिसके अंदर रूट ना बचे, तो इनको जब घटाओगे तो इसमें √5 बचेगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी √5 बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो भी यहाँ रूट नहीं बचेगा, क्योंकि ये a² माइनस b² हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 हो जाएगा तुम्हारा, तो 16 माइनस 5 करोगे तो 11 हो जाएगा। ये तो आसान सा सवाल था। कई क्वेश्चन तो एकदम ईजी होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करा रहा है, ये पूछ रहा है क्या इसको ये लिख सकते हो, नहीं, क्या इसको ये लिख सकते हैं, नहीं, बेसिस सेम होते हैं तो पावर साइड हो जाती है ना, तो इसको ये लिख देंगे। कई क्वेश्चन तो गिफ्ट की तरह मिल जाते हैं। कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ये, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, कह रहा है इनमें से कौन सी फॉर्म ऐसी है जो सारे के सारे नेचुरल नंबर तुम्हें निकाल के दे देगी, ये पूछ रहा है। तो इनमें से ऐसी कौन सी फॉर्म है भाई, देखो कैसे चेक करना है, Q इज सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि सब में कह रहा है Q नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि Q क्या है तुम्हारा 0 1 2 ये है, तो तुम खुद रख के देख सकते हो। जब Q की वैल्यू 0 रखोगे इसके अंदर 6 वाले के अंदर, देखो जब यहाँ पे Q की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या बनेगा 0 2 4, ठीक है, और फिर जब फिर तुम 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 6 8 और 12। देखो अब वो 1 2 3 तो छूट गए, ये कहाँ बने, 2 कहाँ बना, 3 कहाँ बना, 1 कहाँ बना, ये तो बने ही नहीं, 5 कहाँ बना, ये रह गया। सिमिलरली जब इसके अंदर 0 रखोगे तो 0 रखेंगे तो क्या बनाएगा, Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 3 5, फिर 1 rखोगे तो क्या बनेगा 7 9 11, फिर रह गया 2 रह गया 4 रह गया, ये भी गया। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 1 2, ये तो बना दिया। फिर जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा 6 7 और 8, फिर गड़बड़ हो गई, जब और रखोगे तो और बड़ा आएगा, तो 3 कहाँ है, ये तो नहीं है, फिर इसमें ही रख के देखना, इसमें बन जाएंगे सारे। जब 0 रखोगे तो ये बनेगा 0 1 2, फिर जब तुम क्या रखोगे 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 3 4 5, देखो तो 1 2 3 4 5 सारे सीक्वेंस में बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 30 एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज HCF एंड LCM इज 224। इसको ना ऑप्शन से करो, सबसे आसान रहेगा, ठीक है। तो ये खुद से कर सकते हो तुम, LCM और HCF निकाल के, इनमें सम तो सबका ही 30 दिया हुआ है, LCM और HCF नंबर भी छोटे छोटे हैं, ये तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे इसका HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र इन दोनों का 2 है,
और इनका जो LCM आएगा वो तुम निकाल लेना, इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 224 आएगा। ये क्वेश्चन हम खुद से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल के अंदर, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होता है भाई तुम्हारा, जिसकी पावर जो होती है ना वो क्या होती है तुम्हारी, इंटीजर्स होती है, सॉरी इंटीजर्स बोल रहा हूँ, होल नंबर्स होती है, यानी कि 0 1 2 3 ये पावर्स होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स कहते हैं। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म बन रहा है, तो a स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2 बनेगा, तो ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5/2 3/2 जुड़ के 4 बना देंगे, और 5/2 और 1/2 पावर जुड़ के कितनी बना देगी, 3, तो ये भी पावर होल नंबर्स में आ रही है। सिमिलरली इसको भी अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो सारी पावर होल नंबर आ जाएगी, यहाँ नहीं आएंगी। मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं, जैसे मैं करा के दिखाता हूँ। एक्स की पावर -3/2 को 1/2 से कराओगे तो पावर से ऐड हो गया, एक्स की पावर -1 बन जाएगी। देखो यहीं गड़बड़ हो गया, तो एक्स की पावर -1 नहीं हो सकता, यहाँ ऐसी गड़बड़ नहीं आएगी, तुम करा के देख लेना। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ a। देखो जब ये फैक्टर होगा तो x की वैल्यू -5 इसके अंदर रखोगे तो ये 0 बनेगा। देखो 9 10th के क्वेश्चन 2021 में तो आए नहीं थे, इसमें ही दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ यही था, भाई तुम्हें लगेगा सर इजी सा पेपर उठा लिया, मेरे को तो सारे ही कराने हैं, पर थोड़ा सा ये भी पता लग जाए कहीं हम ज़्यादा में लगे रहें। तो -5 रखोगे तो -125 प्लस 25a माइनस का 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस का 5a सॉरी, तो ये माइनस का 140 प्लस का 20a इज इक्वल टू 0 बन गया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। हाँ, एट हाउ मैनी पॉइंट्स डज द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस। कह रहा है कि ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, कितनी बार कट करेगा, जितनी बार ये 0 बनेगा। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स ढूंढने हैं। देखो एक तो हिट एंड ट्रायल से साफ दिख रहा है x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 बन रहा है, तो एक तो ये हो गया। अब बाकी के रूट्स निकालने का क्या तरीका है, इसको डिवाइड कराएंगे। तो जब इसको हम डिवाइड कराएंगे तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को हम x माइनस 1 से डिवाइड करा देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया, x माइनस 1 आ गया, फिर प्लस में 1 बन गया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही रूट आ रहा है रियल रूट जो कि 1 है, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे कट करेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ x प्लस a इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस एंड दिस, x प्लस a जो है ना इन दोनों का सबसे बड़ा डिवाइजर है, तो a की वैल्यू पूछ रहा है। तो वही बात है कि -a जो है ना इनका डिवाइजर है, तो इनको सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू -a दोनों में रख दो। तो जब यहाँ -a रखोगे तो -a स्क्वायर प्लस का QA प्लस p, और जब वहाँ रखोगे सॉरी -a स्क्वायर नहीं प्लस a स्क्वायर, -a को जब वहाँ रखेंगे तो प्लस का a स्क्वायर माइनस का am और माइनस का n, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। इसको उठा के इधर ले आओ तो a कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा q प्लस m, और इसको जब उठा के इधर ले जाओगे तो माइनस का n और माइनस का ये कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी -n माइनस p अपॉन में q प्लस m, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, बस इतना सा सवाल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 5। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है ना वो एक बाइनोमियल है 5 डिग्री के अंदर, है ना। बाइनोमियल यानी कि जैसे कि बाइनोमियल क्या होता है, a प्लस बी की पावर 5, ऐसे a प्लस बी की पावर n, ये बाइनोमियल होता है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन एक बाइनोमियल है और वो वन वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। वन वेरिएबल में तो सारे ही दिख रहे हैं, है ना। तो इनमें से जो वन वेरिएबल के अंदर है वो कौन सा है हमारा, ये वाला है, ठीक है। बाकी में जो पावर्स है वो x की पावर 5 में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, वो सारे किसी और में लिखा है। ये वाली x की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो यहाँ से x की पावर 5 निकालोगे तो x की पावर 5 माइनस 1 बन जाएगा, ये x की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा, ये x की पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। बाकी सब में x की पावर 5 नहीं दिखेंगे हमें जब इसको ओपन करेंगे तो हम, ठीक है। नेक्स्ट, an equilateral triangle of side 10 meter is to be painted on a wall
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है एक दीवार के ऊपर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 15 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ट्रायंगल। बहुत आसान सा सवाल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए 10 दिया हुआ है, तो √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 100, तो ये 25 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो 25√3 क्या एरिया है उसका, ठीक है। तो अब इसको 15 से और मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, ये एरिया निकल जाएगा। तो जब 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। √3 को कितना लेके चलेंगे? 1.732। कैलकुलेशन खुद से करा सकते हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विद द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंगल CAD 90 दिया हुआ है। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनाना है, कैसा भी बना लो, टेढ़ा मेढ़ा सा। मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AB साइड 12 है, BC साइड 17 है, AC हमें 25 दी हुई है, AC 25 है, AD हमारी कितनी है? 24 है, और एंगल CAD 90 है, यानी कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गई तो ये वाला तो हमारा मान लो ये एक तो परपेंडिकुलर हो गया और एक हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। ये वाला एंगल 90 बना हुआ है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल का तो एरिया मान लो ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। तो A1 तो हमारा किससे निकल जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। तो बेस 24 मान लिया, हाइट 25 मान ली, तो ये 12 से कट हो जाएगा। तो ये तो हमारा कितना बन गया? पूरा पूरा 300 बन गया। A2 के अंदर कोई भी खास बात नहीं है, तो इसका हम सिंपल हमारा हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो पहले इसका सेमी पेरीमीटर देखो कितना है, 25 + 27 हमारा कितना है? 42, और प्लस का 12 अपॉन में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 42, 54, तो ये 27 हो जाएगा। तो S27 आ गया। तो 27 इंटू S माइनस ए, S माइनस ए 25 में से घटाओगे तो 2, S माइनस बी 17 में से घटाओगे तो 10, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 15 दूनी 30, 30 को 100 से गुना कराया तो 300, और 300 को 27 से कराया तो 8100, 8100। तो ये कितना हो गया? 90 हो गया तुम्हारा। A2 90 आ गया, ये 300 हो गया, तो 390 आ गया। आसान सा सवाल है। द वॉल्यूम ऑफ ओपन क्यूबिकल बॉक्स हैविंग सरफेस एरिया दिस 125। क्यूबिकल बॉक्स जिसका क्यूबिकल यानी सारी साइड्स इक्वल और ओपन है, यानी कि उसके ऊपर छत नहीं है। तो तुम्हारा रूम देखो, उसमें अगर छत हटा दोगे तो 5 सरफेस बनेंगे, तो 5A² हमारा 125 दिया हुआ है। तो A² की वैल्यू 25 है, तो A की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो A³ यानी कि 125 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद इट्स लेटरल सरफेस एरिया कितना है? 337। फ्रस्टम ऑफ कोन कह रहा है जिसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? पाई इंटू में R1 + R2 इंटू L, ये दिया हुआ है 337। एंड द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर बेसिस, R1² + R2² तुम्हें दिया हुआ है कितना? 154, ये दिया हुआ है। जो उनके स्क्वायर्स का सम है ना, उनका सम दिया हुआ है कितना? 154। जो बेस का स्क्वायर है, देन द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई इंटू में R1 + R2 इंटू L प्लस में पाई R1² प्लस पाई R2²। भाई नीचे वाले जो क्रॉस सेक्शन होंगे उनका एरिया, ये तो कर्ड सरफेस एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन का एरिया और जोड़ लिया। तो देखो ये तो 337 दिया ही हुआ है तुम्हें। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को पाई से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये पाई R1² प्लस पाई R2² इज इक्वल टू 154 इंटू में पाई हो जाएगा, पाई यानी कि 22/7, तो ये 7 पे कट जाएगा, यानी कि 154 ही आ गया। यानी कि कितना आ गया? 154 ही आ गया, है ना। 154 को अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस से 154 ही आ जाएगा क्या? ये तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है मुझे। 22/7 पाई से अगर मैंने इसको किया, इसको हम पाई को ना 3.14 लेके करें तो कुछ तो मेरे, अच्छा नीचे 7 है यार, मैंने 22 से काट दिया, सॉरी, नीचे 7 है। तो ये कितना हो जाएगा? 154 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, तो 7 से कट करना था, तो ये 7 2 जा और फिर 2,
तो ये हो गया 22 का स्क्वायर हो गया 484, तो यहाँ रख दिया हमने 484। इन दोनों को ऐड कर लो, तो 484 प्लस 337, तो ये हो गया तुम्हारा 1, और यहाँ पे आ गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 8, तो 821 हो गया। ने बस ख़त्म। ठीक है, तो ये हमारा पेपर था। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वाला पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। ऐसे ही हम सारे पेपर्स डिस्कस करेंगे, और इस वीक के अंदर हम टेस्ट सीरीज़ की अनाउंसमेंट करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। ये PDF जो है तुम्हें एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले सब पे गो थ्रू होने का एक बेस्ट तरीका है। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2021 का पेपर उठाएंगे। मेरे को उम्मीद है काफ़ी हेल्पफुल भी लग रहा होगा तुम्हें जो ये सीरीज़ है, और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट मैं लेके आऊँगा, एकदम पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज़ जो मैंने खुद मेहनत से बनाई है बैठ के एक एक क्वेश्चन को, ताकि तुम्हारी जो तैयारी है एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हो जाए, जो तुम्हें मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो अब जल्दी ही हम अनाउंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके सजेशंस ज़रूर दिया करो। थैंक यू सो मच।